देखो, जब तुमको वेरिएबल्स पढ़ाए थे तो जब भी हम वेरिएबल को यूज करते हैं तो वेरिएबल को यूज करने से पहले तुम्हें क्या करना होता है, उनको डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स किस कैटेगरी में आते हैं? कौन सा टोकन होता है ये? आइडेंटिफायर। ठीक है, और जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं ये वो होते हैं जिनका बारे में कंपाइलर को पहले से कोई आइडिया नहीं होता है कि ये वेरिएबल टाइप का आइडेंटिफायर है, फंक्शन टाइप का आइडेंटिफायर है, एरे है, स्ट्रिंग है, क्या है, इसको पहले से आइडिया नहीं होता है। तो इसका मतलब डिक्लेयर करना जरूरी है। जैसे मैंने ये प्रोग्राम चलाया, ये वाला, ये लाइन मैंने लिखी ही नहीं। जब मैं यहाँ पर num1 प्लस num2 करूँगा, ठीक है, या फिर मैंने ये लाइन नहीं लिखी, सीधी इसकी जगह लिख दिया num1 में मैंने डाल दिया 10 और जो num2 है उसमें क्या डाल दिया मैंने 20, तो अभी भी ये स्टेटमेंट है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि यहाँ से हमको ये नहीं पता चल रहा कि num1 और num2 है, इस वेरिएबल का क्या है, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इससे हमको डेटा टाइप का नहीं पता चल रहा है, और जब तक डेटा टाइप का नहीं पता चलेगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि रैम के अंदर जो स्पेस बनने वाला है वो कितने बाइट का बनने वाला है। ठीक है, रैम में कितना स्पेस बनेगा, किस टाइप का डेटा उसमें जाएगा। अगर इंटीजर टाइप का है तो मतलब नॉन मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज जाएंगी, नॉन पॉइंट वाली, और अगर ये फ्लोट होगा तो पॉइंट वाली वैल्यूज जाएंगी। तो ये भी अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी वेरिएबल को यूज कर रहे हो उससे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, सेम एज इट इज। किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले, यानी किसी फंक्शन को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेरेशन में क्या क्या होता है? डिक्लेरेशन में होता है आपके पास, जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर चलें, ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल में चलें, देखो, मान लो कि मेरे पास यहां पर मैंने यहां पर लिखा इंट मेन। ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी भी फंक्शन की सिंटैक्स की बात करूं, सिंटैक्स क्या कहता है? सबसे पहले तो कहता है कि उसका क्या होना चाहिए, एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, दूसरा उसका क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, और यहाँ क्या होने चाहिए उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर वो एक फंक्शन बनता है जाके इस तरीके से। ठीक है, अब फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करेंगे, या फंक्शन को प्रोटोटाइप, मतलब फंक्शन को जब डिक्लेयर करेंगे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं रिटर्न में? हम लिख सकते हैं इंट, हम लिख सकते हैं फ्लोट, हम लिख सकते हैं डबल, हम लिख सकते हैं कैर। फ्यूचर में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्ट, हम पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूनियन। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनम। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, रिटर्न पर पॉइंटर का मतलब एड्रेस होता है इनका, पॉइंटर भी कर सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर पॉइंटर भी रिटर्न टाइप कर, यानी एड्रेस भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पैरामीटर हो सकते हैं क्या? इन सभी टाइप के तो हो ही हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कितने भी नंबर में हो सकते हैं, जैसे कि एक इंटीजर ले लिया, दो ले लिया, चार ले लिया, पांच ले लिया, 10, 50, 100, कितने भी इंटीजर ले लिए। एक इंटीजर दो फ्लोट ले लिया, या चार फ्लोट, एक इंटीजर एक डबल ले लिया, या पांच कैरेक्टर तीन स्ट्रिंग और दो एरे ले लिए। इस तरीके से आप कितने भी ले सकते हो, जरूरत पड़ता है, लोग डिपेंड करता है तुम्हारी जरूरत के ऊपर कि तुमको चाहिए क्या, है ना, इन सब पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, और यहाँ पर मैंने एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें मेरे पास वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है num1 जिसके अंदर 20 पड़ा हुआ है, एक वेरिएबल है मेरे पास num2 जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन है मेरे पास ऐड के नाम से, मैंने उसको कॉल किया और उसमें मैंने भेज दिया कौन कौन सा, num1 कॉमा num2। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर मैंने लिख दिया नीचे रिटर्न 0,
इसको यहाँ पर बंद किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया void add नाम का जो फंक्शन है वो वहाँ से आने वाली वैल्यूज़ को किसके अंदर रखेगा, एक n1 में और दूसरा n2 में। ठीक है, num1 से जो वैल्यू आएगी 20 वो n1 को मिलेगी और वहाँ से जो आएगी वो किसको मिलेगी, n2 को मिलेगी। यहाँ पर हमने लिखा printf के अंदर हमने लिख दिया एडिशन इज %d और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, n1 प्लस n2, दोनों को हमने क्या किया यहाँ पर ऐड किया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना पड़ता है, कंपाइल। ठीक है, कंपाइलेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो कंपाइलेशन होगी वो कैसे होगी, टॉप टू बॉटम होगी। अब जब ऊपर से नीचे आएगा तो मेन फंक्शन तो बता रखा है भाई, ओएस को भी मेन फंक्शन मिलेगा, उसको तुमसे चलाना है। तो मेन फंक्शन को तो पहले से जानता है कंपाइलर। इधर आया तो इधर उसने देखा कि दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, यानी ये ऐसा कुछ अजीब नहीं है ना उसके लिए। ठीक है, इस पे पहुंचेगा, इससे पहुंचेगा तो क्या ये उससे मैच कर रहा है, किस चीज की कमी है इसमें, ये क्या इससे मैच कर रहा है, ये कौन सी चीज अलग है इसमें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वॉइड का रिटर्न टाइप का डिफरेंस है। बाकी तो ये तो रिसीव कर रहा है, तो ये भी दो हैं तो ये भी दो हैं, ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो ये दोनों भी इंटीजर टाइप के हैं, तो ये मिसमैच थोड़ा ना कर रहा है, नहीं कर रहा ना। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं फ्लोट। ठीक है, 10.0 दे देते हैं और इसको भी अपन क्या ले लेते हैं, पहले वाले को फ्लोट और इसको कर देते हैं %f। ठीक है, तो एक बार और देख लो कि अगर यहाँ पहला इंटीजर है तो ये भी पहला इंटीजर है, यहाँ पहला फ्लोट है तो ये भी पहला फ्लोट है। अगर ये पहला फ्लोट होता तो उसको पहला फ्लोट रखना चाहिए था, दूसरे को इंटीजर तो दूसरे को इंटीजर रखना चाहिए था, तो ये भी तुमको ध्यान रखना है। तो ये हमको पता क्या नहीं चल रहा, इसका नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो देखो जब ऊपर से नीचे स्टेटमेंट आएगा तो आने के बाद उसको ये एक नया ही नाम दिखेगा। क्यों, क्योंकि इंट क्या है, कीवर्ड, समझ जाएगा कीवर्ड है, मेन को वो पहले से जानता है, ये स्पेशल सिंबल्स हो गए, इंट कीवर्ड। अब जैसे तुमने उसके आगे कोई नया नाम लिखा वो क्या समझ जाएगा, क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफायर है वेरिएबल टाइप का, ये ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है, इस तरीके सबको पहचानता हुआ चल रहा है। फिर उसको एक नया नाम दिखा यहाँ पे, ऐड को वो नहीं जानता, तो नहीं जानता तो वो कहेगा चलो ठीक है फंक्शन है, मान लिया फंक्शन है, तो वो नाम क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके रिसीव करेगा, पहला इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा नेम, नेम में क्या लिख देगा, ऐड। फिर पैरामीटर्स, पहला अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने हैं, 2। फिर टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, इंट कॉमा फ्लोट, यही है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ पैरामीटर भी क्या है, यही है, इंट और फ्लोट, इसी ऑर्डर में है ना, समझ में आ रहा है। इसके अलावा रिटर्न टाइप, क्या यहां से उसको रिटर्न टाइप पता चल रहा है, क्या इस स्टेटमेंट से इसका रिटर्न टाइप पता चल रहा है, नहीं। तो जावा कंपाइलर को ये सिखाया गया कि अगर जैसे मान लो इसका भी मैं रिटर्न टाइप नहीं लिखता हूं तो इसका रिटर्न टाइप क्या मानेगा जावा कंपाइलर, ऑटोमेटिक इंट ही मानेगा। हर वो फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी तुम नहीं लिखते हो, कंपाइलर उसका क्या मान लेता है अपनी तरफ से, इंट। तो इधर क्या लिख देगा वो, इंट, इसका रिटर्न टाइप क्या लिख देगा, इंट, क्योंकि यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है इंटीजर टाइप का, ओ सॉरी रिटर्न टाइप का, तो वो इंटीजर मान लेगा, कंपाइलर को सिखाएगा कि इंटीजर मान लो तुम। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचते उसके दिमाग में आया कि यार ऊपर कुछ तो था इस तरीके का, मैच करेगा, सब कुछ मैच होगा, क्या मैच नहीं होगा, रिटर्न टाइप। तो आपको सामने कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, कौन सा, टाइप मिस मैच, किसका एरर आएगा, टाइप मिसमैच का। किस वजह से आएगा, ऊपर इसको कुछ दिखा नहीं तो उसने अपनी तरफ से क्या जोड़ दिया, इंट,
और यहाँ क्या हुआ, void मिला, टाइप मिसमैच हो गया। ठीक है, इसका इलाज ये है, या तो इसको क्या बनाओ, इंट बनाया जाए। हमको जरूरत नहीं कुछ रिटर्न करने की, तो हम क्यों जबरदस्ती इंट बनाए, पहली बात। ठीक है, इसका दूसरा इलाज क्या है, इसका दूसरा इलाज क्या है, दूसरा इलाज ये है कि इसको तो void ही रहने दिया जाए। ठीक है, उसको तो void ही रहने दिया जाए। इसको यहां से लेकर यहां तक, पहला इलाज तो अपन देख लेते हैं। इसको तो void ही रहने दिया जाए, और यहां पर लिख दिया जाए क्या, इस मीन से पहले क्या लिख दिया जाए, इंट नहीं, void add int कॉमा int, और सेमीकोलन लगा के छोड़ दो। ठीक है, इधर तो ये बॉडी है, ध्यान रखना, कर्ली ब्रेसेस है ना इसके अंदर तो हमने स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं, वहां हमने क्या लिख दिया, डेफिनेशन। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करके कहीं भी यूज में ले सकते हैं ना, वैसे हमने फंक्शन को डिक्लेयर करके नीचे यूज में लिया है। अब अभी भी बताया, कंपाइलर कहाँ से चलेगा, टॉप टू बॉटम चलता है, टॉप टू बॉटम चलेगा। तो अब इस स्टेटमेंट से पहले किससे टकराएगा वो, इस वाले से। क्या यहाँ से रिटर्न टाइप मिल रहा है उसको, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ से अब वो इंटीजर नहीं लेगा, अब वो क्या लेगा, उसका रिटर्न टाइप void ले लेगा। ठीक है, अब उसने उसका रिटर्न टाइप void ले लिया। अब void लेने के बाद भाई साहब वो नीचे आया, अब ये टकराएगा, यहाँ से नहीं लेगा कुछ भी क्योंकि वो ले चुका है पहले। ठीक है, इधर आएगा तो देखेगा कि हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और है इसका इलाज। इसका इलाज क्या है अगला, कि अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमको तो डिक्लेयर करना ही नहीं है, हमको ये स्टेटमेंट ही नहीं लिखना। ठीक है, तुमको क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है, तुमको ये स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है। तो उस केस में तुम क्या करो, उस केस में इस वाले स्टेटमेंट को ऊपर लिख दो, यहां से लेकर यहां तक पूरा कहां लिख दो, ऊपर लिख दो। इस केस में कंपाइलर पहले कौन से स्टेटमेंट से टकराएगा, इसी वाले से, और यहां से उसको सब कुछ मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो भी एरर नहीं आएगा। तो किस तरीके से काम करता है, कंपाइलेशन की जो प्रोसेस होती है कहां से कहां शुरू होती है, टॉप टू बॉटम। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन से। मेन तुम कहीं लिख दो, सबसे नीचे लिख दो, बीच में लिख दो, कहीं लिख दो। 100 फंक्शन है, 100 फंक्शन में सबसे नीचे नीचे लिखा है, तो भी सबसे पहले चलेगा कौन सा, मेन ही चलेगा। तो एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, लेकिन कंपाइलेशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, यहां तक कोई इशू। तो प्रोटोटाइप समझ में आ गया क्या होता है प्रोटोटाइप। ठीक है, पैरामीटर समझ में आ गए, पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं, ये वाले। कॉल करते टाइम जो भी इसको कॉल करेगा उसके लिए कंपलसरी है कि वो पैरामीटर पास करे, जिस टाइप के उसी टाइप के पास करे, कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है। समझ में आ रहा है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग समझ में आ रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, फंक्शन बॉडी समझ में आ रही है, ये फंक्शन की बॉडी है, इसमें तुमने सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार, ये कोड हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस कोड में क्या हो रहा है, ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, दोनों में से कोई भी एक नाम इसको दिया जा सकता है। यहाँ पर हमने लिया फंक्शन का नाम फन है, ये कॉलिंग है। जब भी प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले कौन सा कोड चलेगा, मेन वाला चलेगा। मेन ने किसको कॉल कर लिया, फन को। क्या फन को कुछ भेजना है पैरामीटर में, नहीं भेजना। यहाँ से सीधा जंप करके किधर आएगा, इधर आएगा फन के पास। फन के पास आया, फन ने क्या किया, खुद के 2 वेरिएबल है फन के पास। एक्चुअल में इंटरनली चलेगा कैसे, ये इंटरनली कुछ ऐसा चलेगा कि सबसे पहले तो बनेगा कौन, मेन। ठीक है, स्टैक मेमोरी में सबसे पहले क्या बनेगा, मेन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैक है। मेन ने किसको कॉल किया, फन को कॉल किया। फन को कॉल किया तो मेमोरी में क्या बनेगा, फन भी बनेगा। फन के 2 वेरिएबल्स है कौन, num1 और num2। num1 में क्या पड़ा हुआ है, मान लो 10 ही पड़ाएगा, और इसमें कितना पड़ा हुआ है, 20। दोनों को ऐड करके इसने प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ये प्रिंट करवाएगा, प्रिंट करवाते क्या हुआ, इसका काम खत्म हुआ। ठीक है, इसका काम खत्म हुआ तो इसको कॉल किसने किया था, इस वाले फ्रेम में, इस फंक्शन को इसने कॉल किया था, मेन ने। ये लौट के आएगा, जैसे ये लौट के आया मेमोरी से इनको भी डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मेमोरी से डिलीट हुए, डिलीट होते ही फन फंक्शन आया।
अब क्या मेन के पास कुछ और है करने के लिए रिटर्न के बाद? कुछ भी नहीं है, तो ये भी मेमोरी से हटा दिया जाएगा, स्टैक से इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो वो इस फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से उठा रहा है? यहाँ से उठा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया कौन सा फंक्शन प्रोटोटाइप, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन बॉडी। ये कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं कि खत्म हुआ यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास? फन फंक्शन कॉल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, अभी एक एक करके बताया गया है कि कौन सा प्रोटोटाइप है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग कौन सी है, ठीक है, फंक्शन बॉडी कौन सी है, सब बताया हुआ है। अब फंक्शन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। एक फंक्शन नेम तो पता ही है, नाम कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफायर्स के रूल्स तुमने पढ़े ही थे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। कॉलर फंक्शन, कॉली फंक्शन, इधर देखो सारी टर्म्स पढ़ लेते हैं, इसी एक एग्जांपल में सब कुछ बता रखा है। इस फंक्शन का क्या नाम है? मेन। इसका क्या नाम है? फन। ये क्या है उसका? रिटर्न टाइप। क्या है? रिटर्न टाइप। ये क्या है उसके? पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन इस फन फंक्शन को कॉल करेगा उसके लिए जरूरी है कि उसको दो वैल्यूज पास करे, वो भी किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। किस टाइप की? लिखा हुआ ना, इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब जो फंक्शन कॉल कर रहा है, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, जो फंक्शन कॉल कर रहा है उस फंक्शन को तो क्या बोला जाएगा? कॉलर फंक्शन। और जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉली फंक्शन। टर्म समझ में आ रही है कॉलर और कॉली के बीच में? अगला, ये तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है ना। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले नेम वन और नेम टू, ये क्या है भाई? पैरामीटर्स। तो जो कॉल करते हैं पैरामीटर पास हो रहे हैं ना, कौन सा पैरामीटर है? एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यानी एक्चुअल में वैल्यू किसके पास पड़ी है? 10 और 20 नम और नम टू के पास है। ये इसको पास कर रहे हैं, ए और बी को पास कर रहे हैं। तो अगर ये पास कर रहे हैं तो यानी ये रिसीव कर रहे हैं, और ये रिसीव कर रहे हैं, तो ये कौन सा पैरामीटर है? फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। कौन से हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। आ गया समझ में? ठीक है, सारी की सारी टर्म समझ में आ गई। कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है, कौन सा एक्चुअल पैरामीटर है, कौन कॉलर है, कौन कॉली है, फंक्शन नेम क्या है, कॉलिंग स्टेटमेंट क्या है, ये सारा का सारा ये कहानी इसके अंदर पूरी बताई हुई है। ठीक है, एक एक करके। जैसे यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? कॉलिंग स्टेटमेंट के बारे में। कॉल हो रहा है, सीधा इधर पहुंच रहा है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर नम वन नम लेके जा रहा है, उधर उसके पास गया। ठीक है, सब चीज़ें बताई जा रही हैं। उधर ए को क्या मिला? 10, बी को क्या मिला? 20। ठीक है, पेशेंस चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए। अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसको जरूरत नहीं किसी टीचर की। हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज़ बता रखी है। अब क्या है? फंक्शंस का क्लासिफिकेशन क्या है? हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं फंक्शंस को। पहला कौन सा है? लाइब्रेरी फंक्शन, जिसे अपन बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। और कौन सा है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए हैं, कौन कौन से फंक्शन पढ़ते आए हैं? प्रिंट एफ पढ़ा है, स्कैन एफ फंक्शन पढ़ा है। कई सारे फंक्शन पहले से बने हुए फंक्शंस है ना, सारे के सारे। ठीक है, हमने मेन भी पढ़ा है। सबसे पहले एक मेन के लिए भी क्वेश्चन आता है सीधा कि सर मेन फंक्शन है वो प्री डिफाइंड है या फिर यूजर डिफाइंड है? नहीं, प्री डिफाइंड नहीं है, यूजर डिफाइंड। मेन फंक्शन को यूजर डिफाइंड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर की बॉडी तो हम लिखते हैं। नहीं, हेडर फाइल में मेन फंक्शन आता ही नहीं है। मेन फंक्शन के लिए बोला जाता है कि मेन फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन विद प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप प्री डिफाइंड है उसका, कि उसका नाम मेन ही होना चाहिए। अगर तुमने कैपिटल एम लिखकर ऐसे लिख दिया तो भी दिक्कत आ जाएगा, तुमको लिखना उसको स्मॉल में ही है। तो क्या है? यूजर डिफाइंड विद प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप उसका प्री डिफाइंड है, लेकिन बॉडी तो तुम लिख रहे हो। तुमने आज तक जितने फंक्शन बनाए तुमने मेन में तो लिखे हैं, जितने प्रोग्राम बनाए मेन में लिखे हैं, तो उसकी बॉडी तुमने तो बनाई। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन, क्या तुमने कभी उसकी बॉडी, तुमने कभी भी जो प्रिंटफ है, अभी देखो देखो अभी जितने भी एग्जांपल हमने देखे थे, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल्स की बात करते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं।
इस ये फंक्शन को क्या है, कॉल हो रहा है या फिर फंक्शन वो हो रहा है, फंक्शन की बॉडी है, कॉल हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल हो रहा है या उसकी बॉडी है? बॉडी कहाँ से कैसे लिखी जाती है? प्रिंटफ के कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं तुमको कहीं? क्या ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे कुछ कुछ? हम एक्चुअल में पहले से लिखे प्रिंटफ फंक्शन पहले से कहीं लिखा हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉल कर रहे हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसकी रिक्वायरमेंट होती है डबल कोट्स में कुछ पैरामीटर्स, यानी स्ट्रिंग पैरामीटर। किस टाइप के? स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। पहला तो 100% स्ट्रिंग होना चाहिए। डबल कोट्स में हमने देखा होगा कि हमेशा पहला क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। इकलौता है तो भी क्या है, वो स्ट्रिंग है। जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ के अंदर हेलो, क्या ये स्ट्रिंग है? मैंने लिखा प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ %d, 10, क्या ये स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो पहला हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। इकलौता है तो वो स्ट्रिंग होगा ही होगा। अगर एक से ज्यादा है तो पहला स्ट्रिंग होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या दूसरा दूसरी स्ट्रिंग भी हो सकता था। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ %s, हेलो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो ही आएगा, क्योंकि इस ये हेलो कहाँ चला जाएगा, इस %s की जगह प्रिंट हो जाएगा। जैसे इस %d की जगह 10 प्रिंट हुआ है। तो हम अभी तक प्रिंटफ स्कैनर फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हमने उनको लिखा थोड़ा है। क्या आपने कभी प्रिंटफ फंक्शन की बॉडी लिखी गई? जैसे मेन फंक्शन बनाते हो, जैसे फन फंक्शन बनाया, कभी ऐसा बनाया? नहीं बनाया। सीधा कॉल कर रहे हो, तो यूज कर रहे हो, वो बन गए, पहले बनने तो बन गए, बस तुम उसके सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हो कि उसको पैरामीटर की जरूरत है, वो पैरामीटर तुम उसको सही तरीके से दे रहे हो। यही पैरामीटर तुमको सिखाया जाता है देना, कि किस तरीके से पैरामीटर देना है उसको। आ रही हो समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहने की कोशिश की जा रही है कि इधर देखो कि ये जो फंक्शंस है, लाइब्रेरी फंक्शंस, वो फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अब पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, इसका मतलब वो किसी ना किसी हेडर फाइल में है। जैसे stdio.h हेडर फाइल में इनको लिखा गया है। एक्चुअल में इनकी बॉडी तो नहीं लिखी गई, वहां पर भी इनके प्रोटोटाइप ही लिखे हुए हैं, बॉडी तो कहीं और लिखी गई है। समझ में आ रहा है? तो इन हेडर फाइल्स में क्या लिखा गया है, इनका, इनके प्रोटोटाइप को ही लिखा गया है, ताकि जब कंपाइलर इस वाले कोड पे आएगा, देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। अभी भी मैंने आपको प्रोटोटाइप का इंपॉर्टेंस बताया कि प्रोटोटाइप नहीं मिला तो टाइप मिसमैच का एरर आ जाता है। ठीक है, अब जब कंपाइलर यहाँ से, मान लो ये हमने लाइन नहीं लिखी है, stdio.h नहीं लिखा, तो कंपाइलर क्या करेगा, ऊपर से नीचे आएगा। अब यहाँ फन फंक्शन की पूरी यहाँ से उठा लेगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस बार फन फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है। प्रिंटफ की कहाँ से उठाएगा? उसको क्या पता चलेगा कि प्रिंटफ तुमने लिखा है? यही सिंटेक्स होता है प्रिंटफ का, क्योंकि हर एक फंक्शन को जब तुम यूज कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स पता होना जरूरी है ना। डिक्लेरेशन जरूरी है, प्रोटोटाइप जरूरी है, अभी अभी तुमको बताया। तो वो रूल तो इनके ऊपर भी अप्लाई होता है, प्रीडिफाइन के साथ भी अप्लाई होता है प्रिंटफ स्कैनर के पास। तो कैसे पता चलता है कि उसको ऐसे ही लिखा जाएगा? तो इनका जो प्रोटोटाइप है, या इनका जो सिंटैक्स है, वही इनका जो प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है, वही तो लिखा हुआ है stdio.h के अंदर। जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये stdio.h ही प्रोवाइड करवाएगा इसका इसका डिक्लेरेशन या इसका प्रोटोटाइप मेन फंक्शन को बताएगा कि ये सही तरीके से लिखा गया नहीं लिखा गया। इसीलिए लिखा जाता है stdio.h। बहुत सारे फोल्डर नहीं होते, खोल के दिखाता हूँ, देखो तुमको। सी ड्राइव में जाओगे, इधर जाओ, हाँ इधर 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 इसमें जाओगे, बिन में नहीं जाओगे, इधर जाओगे, तो इंक्लूड दिख रहा है। इंक्लूड के अंदर देखो, यहाँ तुम जाओगे, ये सारा कुछ जो तुमको दिख रहा है, इधर हम लिखते हैं stdio दिख रहा है मेरा। ठीक है, ओपन करो, तो नोटपैड में खोल लेते हैं इसको। देखो ये रहा, इसको पढ़ता हुआ आता है कंपाइलर ऊपर से। ठीक है, ये पूरी लाइंस कंपाइलर, यहाँ पर जो आपका प्रिंटफ फंक्शन है, दिखाऊं कहाँ है? देखो पहले तो क्या है, ये GNU प्रिंटफ, ये दिख रहा है, इंट प्रिंटफ दिख रहा है।
ये देखो इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ के आ रहा है उसके बारे में, नहीं तो उसको क्या पता कौन कैसे क्या काम करेगा, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर को हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ाना नामुमकिन है। तो पता नहीं तुमने हजारों फंक्शन बना रखे हैं, इतना सारे फंक्शन तुम कंपाइलर को सिखा दोगे, कंपाइलर तो बहुत भारी हो जाएगा। वो तो सिर्फ उसको वही सिखाओ जो उसके काम का है। तो यहाँ से आते टाइम वो इनके सामने, इनके सबके लिए पढ़ता हुआ जाएगा, और जब उसके सामने जो भी कुछ टकराएगा, उतने सारों में से उसके सामने कौन टकराया, यही इंफॉर्मेशन सारी है उसके पास, लेकिन उसको मिला कौन, ये उसी से मैच कर लेगा, उसको मैच करते उसको पास करेगा और आराम से काम भी कर लेने देगा। तो ये होता है मेन इसका काम करने का, है ना, ठीक है। तो लेकिन जो लाइब्रेरी फंक्शन है इनका फायदा है, इनका फायदा तो ये है कि हमारा काम आसान करने के लिए बना के रख दिया गया है इसको। जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन पहले हमारे लिए बना के रख दिए, अगर बना के नहीं रखते तो हमको बनाने पड़ते हैं। देखो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंटफ फंक्शन कंसोल पर जो कुछ भी आप लिखोगे उसको क्या करता है, प्रिंट करवाने की कोशिश करता है। इसके अलावा रैम से डेटा को निकाल कर प्रिंट करवाता है। जैसे तुम num1 की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हो num2 की, जैसे अभी हमने num1 प्लस num2 लिखा था तो उनको ऐड करके दिखा देगा, वो सब वहां पर वो दिखाएगा कंसोल पर, आउटपुट स्क्रीन पर। स्कैनफ क्या करता है, जो भी डेटा है कीबोर्ड से उठाकर ट्रैवल करवा के कहाँ तक भेजता है, रैम तक भेजता है। तो ये तुम्हें पता है कि इंटरनल कोड कितना मुश्किल होता होगा, ये हार्डवेयर के साथ कोडिंग हो रही है सारी की सारी, समझ में आ रहा है। तो ये कोड हमारे लिए पहले लिख के रख दिया। अगर ये कोड हमको कहते कि तुम लिख लेना भाई, कितने लोग हैं जो अभी लोगों को मौत आ रही है कोडिंग सीखने में, बाद में तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, रोज पड़े रहते हैं कहीं ट्रकों के नीचे आके। सही है गलत है ना। तो उन्होंने कुछ मेहनत तो हमारे लिए पहले ही करके छोड़ दी, हमारे लिए तो आसान काम छोड़ा है, बड़ी मेहनत तो उन्होंने कर दी हमारे लिए। तो पहले से बनाकर रख दिया, जब हम हमारे किसी भी कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं साथ के साथ में वो आ जाता है हमारे साथ, ठीक है। इसके साथ एक कमी क्या है कि अगर आप प्रिंटफ फंक्शन में कोई करेक्शन करना चाहते हो, वो तुम नहीं कर सकते हैं, उसके कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका कोड, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर क्या होता है, कोड जो होता है वो ओबीजे फॉर्मेट में होता है, डॉट ओबीजे फॉर्मेट में, जिसको खोलकर चेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यानी आप नए फीचर ऐड नहीं कर सकते इन फंक्शंस के साथ। आप चाहते हो कि प्रिंटफ फंक्शन कुछ और भी करना शुरू कर दे, प्रिंट की जगह वो स्कैन करना शुरू कर दें, वो तुम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे प्रिंट प्री डिफाइंड के ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। लिमिटेशन यही बता रहा है कि स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्म करवाएंगे, अगर आप उनसे कोई और फंक्शनलिटी उनके साथ अटैच करना चाहोगे तो वो नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास कौन सा है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये पढ़ लेना रिवीजन के लिए ना, सारा बता रहा हूँ तुमको मैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस में क्या है, वो फंक्शन जो हम बना रहे हैं, जैसे अभी हमने फन फंक्शन बनाया एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर मुझे मान लो कि फन फंक्शन में मैं एडिशन करवा रहा हूँ, कल को मुझे उसमें सब्ट्रैक्शन और करवाना है, तो क्या करना है, हमको कोड ही तो लिखना है वहाँ पर, लिख सकते हैं ना। तो हमारे हिसाब से हम कभी भी उनके टास्क है वो चेंज कर सकते हैं, नए नए, और उसमें उनके उनके टास्क जो है नए अमेंडमेंट कर सकते हैं उनके अंदर, ये सारा काम हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस ये होते हैं। तो कभी भी आप उनके अंदर बदल सकते हैं, जैसे हमने खुद का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, शो स्टूडेंट डिटेल्स, करेंसी कन्वर्टर, अपॉइंटमेंट, कैलकुलेटर, कोई भी काम जो टास्क को परफॉर्म करा रहा है उसी से रिलेटेड कोई भी नाम आप उसका रख दो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखो हमने खुद का प्रिंटफ फंक्शन बना लिया, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ से हेलो भेज रहा है, हेलो को ये रिसीव कर रहा है, रिसीव करने का बाद ये रिटर्न 10 कर रहा है, 10 नम को मिल रहा है, प्रिंट कुछ भी नहीं कराएगा अभी फिलहाल। क्यों, क्योंकि प्रिंटफ जो फंक्शन है, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये क्या करवाना चाहिए था, हेलो प्रिंट करवाना चाहिए था ना हमको, है ना, नहीं करवा रहा, हमने खुद का बना लिया सेम नाम से। तो क्या कहा यह जा रहा है कि आप प्री डिफाइंड फंक्शंस के नाम से खुद का फंक्शन भी बना सकते हो, लेकिन उस केस में फिर प्री डिफाइंड फंक्शन काम नहीं करेगा, आप वाला काम करेगा। समझ में आ रहा है। वहां पर भी देख लो, गेट केयर के नाम से पहले से फंक्शन है, हमने हमारे नाम से बना दिया, हमने भी उस नाम से बना दिया। गेट केयर का मतलब होता है इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शन, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन वो होता है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में लेता है, जैसे %d %f इनको काम में लेता है। कौन काम में लेता है, प्रिंटफ स्कैनफ लेता है, ठीक है।
अनफॉर्मेटेड फंक्शन वो होते हैं जो इनको काम में नहीं लेते हैं। अब जो काम में लेते हैं उनको फायदा क्या होता है, तुमने देखा होगा कि प्रिंटफ फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू भी प्रिंट करवा देता है, फ्लोट टाइप की भी करवा देता है, डबल भी करवा देता है, कैरेक्टर भी करवा देता है। ठीक है, अगर हम स्कैनफ की बात करें तो इंटीजर भी इनपुट ले लेता है, कैरेक्टर भी ले लेता है, फ्लोट भी ले लेता है, सारा ले लेता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं उनका फायदा क्या होता है, उनका फायदा यही होता है कि वो हर एक तरह के डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो अनफॉर्मेटेड होते हैं वो किसी स्पेसिफिक के साथ काम करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे गेटएस फंक्शन हो गया, नीचे देखो ये रहा, गेटएस फंक्शन हो गया, पुटएस फंक्शन हो गया, गेटसीएस फंक्शन हो गया, ये सिर्फ ये काम करेंगे स्ट्रिंग के साथ, ये काम करेंगे किसी कैरेक्टर के साथ। बाकी अगर तुम इनको फ्लोट या डबल दे दो काम करने के लिए, नहीं करके देंगे, कहेंगे हम तो बने स्ट्रिंग के लिए, हमसे स्ट्रिंग के ही काम करके देंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट और अनफॉर्मेटेड समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस, अभी अभी तुमको बताया था। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है? कंपाइलेशन प्रोसेस का मतलब ऊपर से नीचे, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस का मतलब पहले मेन उसके बाद आगे के फंक्शन चलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसेस का एग्जांपल देखो, जैसे ये अभी हमने आज पढ़ाई है सारा का सारा, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। तुम इधर आओगे तो टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा, हमारे पास आ रहा है टाइप मिसमैच का एरर। ठीक है, अब इसका अभी क्या बता रहा है कि फंक्शन का नेम एबीसी ले जाएगा, रिटर्न टाइप में इंट ले जाएगा, जबकि यहाँ से हमको पता ही नहीं चल रहा है कि रिटर्न टाइप क्या है, पता चल रहा है इस वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, तो वो इंट लेकर गया। तो वो सब तुमको अभी भी मैंने पढ़ाया, वो सारी चीज़ें हैं, रिविजन करोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि या तो तुम ऊपर प्रोटोटाइप लिख दो, लिख दिया हमने ऊपर प्रोटोटाइप। ठीक है, पहला सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन टू। सोल्यूशन टू क्या कह रहा है कि एबीसी को ऊपर लिख दो, है ना, एबीसी की बॉडी ही ऊपर लिख दो तुम। सोल्यूशन थ्री क्या है? इसको तुम क्या बना दो, रिटर्न टाइप, पहले वॉइड था, क्या बना दिया तुमने, इंट। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से इंट ही उठा रहा है, तुमने भी इंट बना दिया, जबरदस्ती इंट बना दिया, तुमको जरूरत नहीं तो भी तुमने बना दिया। ठीक है, तो तीसरा सोल्यूशन इसका ये है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तीन सॉल्यूशन अपन ने देख लिए थे। लोकल प्रोटोटाइप का मतलब और देख लो कि लोकल प्रोटोटाइप क्या होता है। जैसे ये कौन सा स्टेटमेंट है? प्रोटोटाइप स्टेटमेंट ही है। प्रोटोटाइप स्टेटमेंट तुम समझ जाओ कैसे होता है। देखो, कॉलिंग स्टेटमेंट प्रोटोटाइप स्टेटमेंट समझ में आ रहा है डिफरेंस, कि प्रोटोटाइप स्टेटमेंट में रिटर्न टाइप होता है, कॉलिंग स्टेटमेंट रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ होता। आ रही है समझ में? अब हमने क्या कर दिया, इसको अंदर लिख दिया, इसके अंदर ही, भले बॉडी हमने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन पहले इसके पास पहले जाएगा या इसके पास पहले जाएगा कंपाइलर, तो यहाँ से उठा लेगा सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसको तुम यहाँ लिख देते तो ये ग्लोबल प्रोटोटाइप हो जाता, तुमने अंदर लिख दिया तो ये क्या हो गया, लोकल प्रोटोटाइप हो गया। ठीक है, अब इसका फायदा तो यही है कि मेन काम कर लेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ तुम्हारे पास एक XYZ फंक्शन और ले लिया यहाँ पर इस जगह पे तुमने, और उससे तुमने एबीसी को कॉल करवा लिया, तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो XYZ के लिए काम नहीं करेगा, XYZ के लिए फिर टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा। अगर ये ऊपर लिखा हुआ होता और मेन और XYZ दोनों एबीसी को कॉल कर रहे होते तब दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अंदर लिखा, इसका मतलब इस प्रोटोटाइप को सिर्फ कौन देख पा रहा है, मेन ही देख पा रहा है। तो कंपाइलर भी उसको क्या करेगा, मेन तक ही लिमिटेड करेगा, मेन से बाहर XYZ के लिए वो मानेगा नहीं कि XYZ का प्रोटोटाइप है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ होगा, देखो ये XYZ और एबीसी बने हुए। ठीक है, टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? देखो, मेन सबसे पहले चलेगा हमारे पास, मेन चलेगा, या ऊपर से नीचे चलते हैं, सबसे पहले कंपाइलर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, यहाँ से एबीसी का तो उठा लेगा, लेकिन XYZ का क्या उठाएगा, यहीं से उठाएगा इंट, जबकि XYZ का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक प्रोटोटाइप ऊपर लिख दो, किसका, XYZ या एबीसी का, सिर्फ XYZ का, एबीसी वाले के लिए जरूरत ही नहीं है। एबीसी को कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ, और उसकी बॉडी कहाँ लिखी हुई है, ऊपर, तो बॉडी से ले लेगा उसका स्टेट, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तुम लोग को आ रहा है तीनों को? ठीक है, इधर चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले में देखो, हमने क्या बनाया, एबीसी, हमने प्रोटोटाइप यहाँ बना दिया, कहाँ बना दिया, ग्लोबल प्रोटोटाइप यहाँ बना दिया। अब हम इधर गए तो ये तो लोकल प्रोटोटाइप है, इसका देखो खुद का भी लोकल प्रोटोटाइप है, तो ये जो XYZ है ये तो काम करेगा किसके लिए, इसके लिए। और इस वाले XYZ का प्रोटोटाइप हमने कहाँ बना दिया, ये वाला। अगर मैं इसको नहीं बनाता, मान लो कि मैं इसको हटा देता, इस वाले को हटा देता हूँ, उस केस में, इस वाले केस में एरर दे देता है, XYZ को कॉल कर रहा है,
उस केस में एक्स वाई जेड यहाँ क्या लेता, void ही लेता, int ही लेता, तो यहाँ क्या पड़ा, नीचे void पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला प्रोटोटाइप काम करेगा लोकल, और इसके लिए कौन सा करेगा, ये वाला। ठीक है, अगर मैं ये छुपा देता हूं तो सिर्फ यही है जो किसके लिए काम करेगा, इसके लिए तो कोई प्रोटोटाइप बचा ही नहीं, टाइप मिसमैच का एरर। और दोनों के लिए करवाना था तो इस स्टेटमेंट को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते, इसको हटा देते हैं तो वो दोनों के लिए काम कर देता, क्योंकि वो ग्लोबल हो जाता। ठीक है, क्लियर है। ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस कल देखेंगे, है ना। ठीक है।